Hello friends, welcome to only and only your own channel Science with अंजलि। इस चैनल पे हम पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टोटल चैप्टर्स, जो कि हमारा बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। मैं सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डील करूंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। बहुत ही इजी तरीके से, एंजॉयफुल तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। तो क्लास 10 के बच्चे अभी क्लास 10 से 11th में आए होंगे, तो लग रहा होगा कि कैसा होगा, कितना वास्ट सिलेबस है, कितना सारा पढ़ाई करना है। तो प्रेशराइज मत होइएगा, प्रेशर में मत आइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ाई है क्लास 11th और 12th के साइंस की, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा हुआ आप लोगों ने साइंस ले लिया, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। प्रेशर में मत आइएगा, एकदम रिलैक्स होके पढ़िएगा, माइंड फ्री करके पढ़ाई करिएगा और एकदम मस्ती में पढ़ाई करना है। सब कुछ जानना है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले केमिस्ट्री अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है क्लास 11th में आने के बाद, उसको हम डील करेंगे। तो 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं। ये रहा हम लोगों का केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये पार्ट्स हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि अब केमिस्ट्री हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, तो सारे पार्ट्स में अलग अलग चीजों की पढ़ाई है। तो पहले हम देख लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज द स्टडी of how matter behaves on a molecular and atomic level and how chemical reactions occur. केमिकल रिएक्शंस कैसे अकर होते हैं, इसकी स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। केमिकल रिएक्शंस तो हमारे बॉडी में भी बहुत सारे तरह तरह के केमिकल रिएक्शंस हमेशा होते रहते हैं, तो उन सारे चीजों की हम लोग पढ़ाई करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। और मैटर जो है, मैटर हमारा मॉलिक्यूल्स और एटम से बना हुआ है, तो एटॉमिक लेवल पे जब उसकी पढ़ाई करते हैं और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी पढ़ाई करते हैं, उसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो इस सारी चीजों की पढ़ाई हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में ही करते हैं। अब क्या है कि इट ब्लेंड्स the principles of physics and chemistry to study the physical characteristics or properties of molecules. फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो प्रिंसिपल है उसको थोड़ा ब्लेंड अप कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा हम लोगों को कैलकुलेशन वगैरह भी करना पड़ता है, थोड़ा मेजरमेंट वगैरह भी करना पड़ता है, ये सब जानना पड़ता है। और क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का हम लोग प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैसे उसका ब्लेंड अप करके, फिजिक्स का कंसेप्ट और केमिस्ट्री का कंसेप्ट, इसीलिए इसका नाम फिजिकल केमिस्ट्री है। तो ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में बता दूंगी कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग क्या है। ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग मैटर। जो लिविंग मैटर हमारा होता है, तो उसकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं। उस सारा लिविंग जो कंपाउंड्स है, जो बिहेव करता है लिविंग की तरह, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अब है हमारा इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ही, जिसमें जिस कंपाउंड में हम लोगों का कार्बन प्रेजेंट हो जाएगा, उस वही जो है कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा, लिविंग कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली यही कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन के बारे में, एनिड्स कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे कॉमन इसमें हम लोगों का हो जाता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से जो कंपाउंड्स तैयार होते हैं, जैसे कि CH4, मीथेन। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो देखिए, कोई भी लाइफ कार्बन के बिना, मतलब कोई भी लिविंग थिंग वो कार्बन के बिना लिविंग नहीं
होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो एज अ लिविंग, अगर उसके अंदर कार्बन नहीं हो तो। इसीलिए कार्बन को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। और कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसमें कार्बन तो प्रेजेंट होता है कंपाउंड में, बट वो इनऑर्गेनिक की तरह बिहेव करते हैं, ऑर्गेनिक की तरह बिहेव नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा कार्बाइड्स हो गया, ऑक्साइड्स हो गया और कार्बोनेट्स हो गया। कार्बोनेट्स में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट्स हो गया, ये सब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। कभी भी कार्बन देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये हमारा ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक होता है वो सब। सारा कार्बाइड, सारा ऑक्साइड, सारा कार्बोनेट्स। तो ऑक्साइड्स में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है हमारा इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है। तो उन सब की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते हैं। अब थर्ड वन है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक मतलब क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग कंपाउंड, नॉन लिविंग मैटर। तो उसकी स्टडी करते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इंक्लूड मेटल्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो मेटल और मिनरल्स क्या है, इनऑर्गेनिक है, नॉन लिविंग है। तो उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। मिनरल्स और मेटल्स को कैसे छोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो स्टडी कर लिया हमने, लेकिन ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक को मिक्सअप तो नहीं कर सकते, इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग कर दिया गया है और उसकी स्टडी हम लोग अलग तरीके से करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मतलब, ऑर्गेनो मतलब समझ जाइए कि कार्बन है, मेटेलिक मतलब मेटल का है। इसमें इसमें मेटल्स का जो है वो बॉन्ड है, यानी कार्बन और मेटल के बॉन्ड जो बनते हैं साथ में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो दो कार्बन और मेटल मिलके बना लेगा कंपाउंड, उसी को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री का, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री के डेफिनेशन से जाना नहीं है कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री क्या है। ये सब तो केमिस्ट्री के पार्ट्स मैंने बता दिए और केमिस्ट्री के पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दिया। पर अब मेन केमिस्ट्री पूरा 3 पार्ट्स मिला के मेन एक केमिस्ट्री जो है उसका डेफिनेशन हम लोग अब देखेंगे। तो चलिए, तो फ्रेंड्स ये जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स मटेरियल से बना हुआ है, किसी न किसी मटेरियल से बना हुआ है सब कुछ, जो भी हमारे आसपास है, जो भी हम देख रहे हैं सब कुछ। तो उन मटेरियल्स के स्टडी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। और वो मटेरियल्स क्या है, मटेरियल्स है मैटर। मैटर क्या चीज का बना हुआ है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इन मैटर के स्टडी को हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री। बोल कह सकते हैं, केमिस्ट्री ही बोलते हैं। केमिस्ट्री स्टडी होता है हमारा उन मटेरियल्स का, जो मटेरियल से ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच है which deals with the study of composition, properties and structure of matter and the changes which the matter undergoes under different conditions and the laws which govern these changes. मैटर की कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और वो मैटर जब डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस करता है, और वो डिफरेंट चेंजेस जिन लॉज की वजह से होता है, उन सारे लॉज की भी स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। तो ये रहा हमारा केमिस्ट्री का फुल डेफिनेशन। हमारा केमिस्ट्री में स्कोप क्या क्या है, कहाँ कहाँ से स्कोप है केमिस्ट्री में। तो देखिए, केमिस्ट्री जो है वो मैटर से बना हुआ है। मैटर क्या है, उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स से कंबाइन करके एटम्स और मॉलिक्यूल्स सब मैटर बनाते हैं। अभी तक हम लोगों को मिला है टोटल 118 एलिमेंट्स आर नोन इन केमिस्ट्री। तो इन सारे एलिमेंट्स की भी पढ़ाई हम केमिस्ट्री में करते हैं। तो हर क्षेत्र में, हर तरफ केमिस्ट्री का यूज है, आर डे टू डे लाइफ।
सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, सब क्या है, केमिस्ट्री का ही देन है। कंप्यूटर साइंस में, एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर में, ये सब मैन्योर फर्टिलाइजर, ये सब सारा कुछ केमिस्ट्री का ही दिया हुआ है। एग्रीकल्चर हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद हमारा मेडिसिन, जो आप मेडिसिन खाते हैं हमेशा, जब भी बीमार पड़ते हैं मेडिसिन से ही ठीक होते हैं, तो ये सब क्या है, केमिस्ट्री का ही दिया हुआ है सब कुछ। तो इतनी सारी स्कोप है केमिस्ट्री के, हर तरफ जहां देखिए वहां केमिस्ट्री, बस केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री की पढ़ाई। केमिस्ट्री नहीं होगी तो हमारा डे टू डे लाइफ इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट है बिना केमिस्ट्री के लाइफ। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। डे टू डे लाइफ में हम लोग का केमिस्ट्री का यूज है, केमिस्ट्री का ही दिया हुआ है। सोप, डिटर्जेंट्स, ये सब का यूज हम डेली करते हैं, जब भी बीमार होते हैं मेडिसिन का यूज करते हैं, तो सब कुछ केमिस्ट्री ने ही दिया है। तो कुछ मेन एप्लीकेशंस हम लोग देख लेते हैं। प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स दिया केमिस्ट्री ने हमें। इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज द yield ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। क्रॉप्स और फ्रूट्स का yield लार्ज अमाउंट में क्यों चाहिए था, क्योंकि डे टू डे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो सबको खाना चाहिए। तो कैसे क्रॉप का yield बढ़ेगा, जब इंसेक्ट जो क्रॉप को खराब कर देते हैं, तो इंसेक्टिसाइड्स उन्हीं के लिए होते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स क्रॉप को बर्बाद ना करें। तो ये सब कुछ हमें केमिस्ट्री ने दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैज हेल्प टू कीप फूड मटेरियल्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स। जो पैक, मतलब फूड मटेरियल्स जो पैक्ड आते हैं हमारे मार्केट में, तो वो सब कुछ इतना दिन तक कैसे रह जाते हैं पैक्ड, सब कुछ केमिस्ट्री का ही दिया हुआ। प्रिजर्वेटिव्स ऐड होता है, कुछ केमिकल्स रहते हैं जो फूड को खराब नहीं होने देते हैं, लॉन्गर पीरियड्स तक बचा कर रखते हैं, फ्यूचर यूज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। अगर खाना ज्यादा अमाउंट में है तो प्रिजर्वेटिव्स उसमें डालकर हम लोग उसको फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं। तो ये सब कुछ केमिस्ट्री ने दिया। कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, जैसे हमारा कॉमन सॉल्ट जो हो गया, जो हम लोग नमक खाते हैं, वो भी हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करता है। हल्दी, हल्दी जो हम खाते हैं वो भी हमारा नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होता है, पर आर्टिफिशियल कुछ प्रिजर्वेटिव्स बनाए गए हैं लेबोरेटरी में भी, जो कि बहुत ही मतलब हम लोगों का हेल्प किया है। और ये जो मार्केट में तरह तरह की खाने की चीजें अब उपलब्ध है पैक्ड, तो वो पैकेट में कैसे इतने दिन तक रहती है, बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ने ही ये सब कुछ खोज निकाला है और हमें दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, केमिस्ट्री हैज आल्सो हेल्प्ड फॉर बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। साफ सफाई और अच्छी हेल्थ, ये सब कुछ केमिस्ट्री से मिली है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोगों का, द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक्स हैज मेड सर्जिकल ऑपरेशंस मोर एंड मोर सक्सेसफुल। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, जब सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं तो जिस पर्सन का ऑपरेशन किया जा रहा है उसे पहले के जमाने में जब एनेस्थेटिक्स नहीं थे तो बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दर्द होती थी, कितने पेशेंट की जान तो दर्द से चली जाती थी, ऑपरेशन तो बात की चीज है। तो अब क्या होता है, एनेस्थेटिक्स इंड्यूस करवा दिया जाता है उस पेशेंट की बॉडी में, और उसको दर्द तकलीफ महसूस नहीं होगी, वो सो जाएगा आराम से, और नींद में भी एकदम सब कुछ सेंसेशन जो है ना वो नम्ब हो जाता है, सेंसेशन मिटा दिया जाता है, उसको तकलीफ और दर्द नहीं पता चलेगा, ये भी पता नहीं चलेगा कि उसका ऑपरेशन किया जा रहा है, वो एकदम स्लीप इंड्यूसिंग होता है एनेस्थेटिक्स। तो कुछ और पॉइंट्स है हमारा मेन एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री में, चलिए उसको आगे देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज गिवन अस अ नंबर ऑफ ड्रग्स सच एज एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं, जब हाई फीवर वगैरह हो जाते हैं, टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो लो करने के लिए एंटीपायरेटिक्स का यूज करते हैं। एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं हम पेन को रिलीव करने में, अगर बहुत ज्यादा मतलब पेन किलर वगैरह ये जो आता है वो एनाल्जेसिक्स में आता है। ट्रैंक्विलाइजर्स, अब इसमें क्या आता है हमारा, ये होते हैं मेंटल और स्ट्रेस डिजीजेस को
मतलब उसको ट्रीट करने के लिए। और एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, बहुत ही हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होते हैं, ज्यादातर बैक्टीरियल डिजीज को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। जैसे हो गया हमारा पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन एटसेट्रा। फिर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स ये यूज करते हैं हम बर्थ कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो अनवांटेड बर्थ है उसको मतलब रोकने के लिए यूज करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स टू ट्रीट मलेरिया एंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जो तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमारा डिजीज होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इन ड्रग्स का यूज करते हैं हम। तो ये हुआ हमारा एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। ये मेन मेन एप्लीकेशंस है कुछ जो हम लोग हमेशा देखते हैं बट नोटिस नहीं करते हैं कि केमिस्ट्री का ही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो जान लेते हैं हम लोग। लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल फॉर कैंसर थेरेपी and AZT, azidothymidine, used for helping AIDS victims and latest contributions of chemistry। तो सिस्प्लाटिन जो हमारा है एक तरह का लाइफ सेविंग ड्रग हो गया है। ये हमारा कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है, कैंसर जब ट्रीटमेंट होता है किसी कैंसरस पेशेंट का। और AZT, एजिडोथायमिडीन जो है हमारा एड्स विक्टिम्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। एक तरह से ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है। हालांकि कैंसर और कैंसरस पेशेंट बहुत बहुत कम ही बच पाते हैं, बहुत कम ही मतलब उन लोगों का लाइफ रह जाता है। बहुत कोई हाँ जिंदा रह लेते हैं, कैंसर ठीक हो जाता है, बट वो स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज का है। तो ये हो गया हमारा मेन एप्लीकेशंस। केमिस्ट्री का यूज वॉर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, कोई भी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है अगर उस कंट्री का केमिस्ट्री का जो मतलब स्टडी है बहुत ज़्यादा अच्छा है केमिस्ट्री में। तो कंट्री तरह तरह के बॉम्ब बनाते हैं जो मतलब वॉर में बहुत ही काम आता है। और फिर जैसे डायनामाइट हो गया, तो डायनामाइट बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जो कि केमिस्ट्री का ही दिया हुआ है। फिर TNT हो गया, ट्राई नाइट्रोटोलिन, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, सब केमिस्ट्री का ही दिया हुआ है सब कुछ। डायनामाइट, डायनामाइट बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं। तो ये सब चीज भी हो गया, तो वॉर में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर कैसा है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो स्टडी ऑफ मैटर ही है, मैटर की ही स्टडी करते हैं। तो अब मैटर का नेचर कैसा है वो हम लोग डील करेंगे। तो चलिए हमारा है नेचर ऑफ मैटर। तो नेचर ऑफ मैटर देखेंगे, नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर कैसा है। तो मैटर का डेफिनेशन देख लेते हैं। एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग that has mass and occupies space is called matter, is called matter। ये कोई नई बात थोड़ी। मैटर का जो है हम लोग डेफिनेशन, ये सिंपल डेफिनेशन हम लोग शुरू से अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बस मैं एक बार रिवाइज करवा दी हूँ इसको कि एनीथिंग दैट हैज मास, कुछ भी जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करे उसको हम बोलते हैं मैटर। तो मैटर ये हो गया, मार्कर मैटर हो गया, ये बोर्ड मैटर हो गया। मास है, जब हम इसको उठाते हैं तो हैवी लगता है, इसका भी मास है स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है यानी मैटर है। तो आप हम सब कुछ मैटर है क्योंकि हम लोगों के पास भी मास है और हम लोग भी
स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, तो हम लोग भी मैटर है। अब मैटर जो है कैसे फील करते हैं हम लोग? बाय आवर सेंसेस, कि ये मैटर है, हाँ इसके पास मास है, ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, सेंसेस काम कर रहा है हमारा, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ये मैटर है। अब मैटर को क्लासिफाई किया गया है दो बेसिस पे, फिजिकल बेसिस पे और केमिकल बेसिस पे। तो आइए देखते हैं। मैटर कैन बी classified on the basis of following. फर्स्ट है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसमें क्या होता है, हम लोगों का स्ट्रक्चर, मेनली स्ट्रक्चर वगैरह फिजिकल प्रॉपर्टीज देख के हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। और सेकंड है हम लोगों का केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये कॉम्पोजिशन मैटर का देख के केमिकल, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं और उस बेसिस पे हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं। तो अब हम पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल classification of matter। तो ये हो गया हमारा। अब क्या है इसमें? डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल properties matter can be classified as। पहला हमारा सॉलिड स्टेट, ये सब बेसिक्स है। तो आप लोग ये सब जानते हैं कि सॉलिड के पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है और डिफिनिट शेप होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होते हैं, इस वजह से डिफरेंट शेप भी होता है, डिफरेंट वॉल्यूम भी होता है। वो जगह के हिसाब से, कंटेनर के हिसाब से अपना शेप और वॉल्यूम जो है चेंज नहीं करता है। तो डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। एग्जाम्पल हमारा वुड, आयरन एटसेट्रा। अब हमारा हो गया ये सॉलिड स्टेट। अब हम देखेंगे लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर नोट्स ये सारा बेसिक चीजों का बनाना हो तो। वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब ज्यादा, बस ऐसे ही हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अर्लियर क्लासेस का। तो लिक्विड स्टेट अब क्या है, लिक्विड्स जैसे वाटर डिफिनेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है कंटेनर के हिसाब से, लेकिन शेप तो चेंज हो जाता है। वो कंटेनर का शेप लेता है, जैसे ग्लास में अगर पानी रखें तो ग्लास का शेप लेगा, टब में रखें टब का शेप लेगा, कहीं भी रखें उस जगह का शेप ले लेगा। इसलिए डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट
shape takes the क्या shape of container। आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि ये सब जानते हैं, बट फिर भी एक बार और याद कर लीजिए, क्योंकि मैटर के बारे में जानेंगे उसके बाद ही हम लोग ये सब छोटी छोटी चीजों को जानकर आगे बड़ी वाली चीजों को जानेंगे। तो नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, गैसियस स्टेट। गैसियस, अब ये जो गैसियस स्टेट है, गैसेस के पास ना तो डिफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डिफिनेट शेप होता है। डिफिनेट वॉल्यूम क्यों नहीं होता? वॉल्यूम मतलब कि वो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो जब हम उसको कोई छोटे से वेसल में रखते हैं तो उसी में वो पूरा ऑक्युपाई कर लेता है हर एक कॉर्नर। बड़े से रूम में अगर रख देंगे तो वो पूरा कॉर्नर रूम का ऑक्युपाई कर लेगा। तो वॉल्यूम फिक्स नहीं है उसका। वॉल्यूम छोटे कंटेनर में भी चला जाएगा, बड़े कंटेनर में भी चला जाएगा, उसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है। और शेप तो फिक्स है ही नहीं, क्योंकि जहां भी रखिए उसका शेप लेगा। तो डिफिनेट शेप भी नहीं होता, डिफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। नाइदर डिफिनेट शेप नॉर डिफिनेट वॉल्यूम। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन और हाँ एयर। एयर भी हमारा मैटर है, ठीक है। एयर दिखता नहीं है, दिखता तो नहीं है, बट मास है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसलिए एयर जो है वो हमारा मैटर है। तो अब हम देखते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। तो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर में हम देखेंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस का पार्टिकल नेचर। आखिर उनके पार्टिकल्स किस टाइप के नेचर के होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड्स का। तो सॉलिड्स, तो सॉलिड्स में पार्टिकल नेचर कैसे होते हैं? अर्लियर क्लासेस का याद करिए, याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए। क्या आप लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो पार्टिकल के बीच में स्पेसेस नहीं होते हैं, बहुत कम होते, बहुत कम होते। स्पेसेस होते हैं लेकिन बहुत कम, एकदम दिखते नहीं हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे पार्टिकल अरेंज होते हैं सॉलिड्स में। कुछ इस टाइप से हमारे पार्टिकल्स, ये हमारा पार्टिकल्स है सॉलिड्स का। तो कुछ इस टाइप से सॉलिड्स के पार्टिकल्स हमारे अरेंज रहते हैं। तो दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है, दो पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत कम है, देख रहे हैं आप लोग, बहुत कम है। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्ट करके एक दूसरे को एकदम नजदीक रखा हुआ है, एकदम पास में रखा हुआ है। और रेगुलर अरेंजमेंट है, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है, एकदम रेगुलर, रेगुलर अरेंजमेंट है, एकदम डिसिप्लिन में है सॉलिड के पार्टिकल्स। तो ये जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं ये एकदम रेगुलर अरेंजमेंट में है, और इस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स को बोलते हैं हम लैटिस। तो लिख लीजिए, द रेगुलर अरेंजमेंट, the regular arrangement of particles in solids is called lattice.
लैटिस। ठीक है, तो मैंने बताया कि दो पार्टिकल के बीच का स्पेसेस बहुत कम होता है और इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल्स में डिफिनिट शेप होते हैं, सॉलिड्स में डिफिनिट शेप होते हैं, सॉलिड्स में डिफिनिट वॉल्यूम होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं और स्पेसेस बहुत कम होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग ये लिख सकते हैं कि इंटर पार्टिकल spaces are very less and inter particle forces are very strong. So solids have definite shape and definite volume. तो ये तो था हमारा सॉलिड्स का पार्टिकल का नेचर। एंड इन सॉलिड्स वन मोर थिंग, सॉलिड के पार्टिकल्स के बारे में हम एक और चीज जानेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इनको जो स्पेस नहीं मिलता है, स्पेस इतना कम होता है कि ये मोशन नहीं कर पाते हैं, ये अपनी जगह से कहीं हिल नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, कहीं चल नहीं पाते हैं। ये अपनी पोजीशन पे बहुत ज्यादा मोशन करने की जरूरत करेंगे, बहुत ज्यादा मोशन करने की कोशिश करेंगे तो ये सिर्फ अपनी पोजीशन पे खुद की पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कॉज करेंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ solids cause vibratory motion, क्यों? क्योंकि स्पेसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप किसी बस या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत भीड़ है, उस बस में एकदम स्पेस नहीं है, उस बस में आप चले गए किसी तरह। अब आप चले तो गए, लेकिन आप कुछ इस तरह के पोजीशन में आ चुके हैं कि हर तरफ आपके बस लोग ही लोग हैं और आप एकदम हिल नहीं पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या करिएगा? लोग ठेलते हैं बस और ट्रेन वगैरह में एक दूसरे को, तो वो क्या करेंगे? वाइब्रेटरी मोशन कॉज करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, है ना? तो उसी टाइप से सॉलिड के पार्टिकल्स में भी होते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिक्विड्स। तो लिक्विड्स को हम देखेंगे। अब हमारा जो ये लिक्विड्स है, लिक्विड्स का पार्टिकल नेचर कैसा है? तो मान लीजिए कोई कंटेनर है जिसमें लिक्विड्स हमारा स्टोर है, तो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है? कुछ इस तरह से लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, जैसे तैसे होते हैं पार्टिकल्स। स्पेसेस होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर लेस, बहुत लेस नहीं, स्ट्रॉन्ग भी नहीं, बट लेस, ठीक है? इसलिए थोड़े दूर दूर पे होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस लेस होने के कारण दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? इंटर पार्टिकल स्पेसेस
are present interparticle forces are less particle causes motion and due to this liquids flow. क्या होगा? पार्टिकल के बीच में स्पेसेस हैं, मोशन करने में बनेगा, मोशन करेगा तो फ्लो करेगा। बहुत ही ज्यादा दूर नहीं होते हैं पार्टिकल्स, इसलिए क्या होता है, फैलते नहीं है, बट फ्लो जरूर करते हैं। इतना उन लोगों को स्पेस मिल जाता है कि थोड़ा बहुत घूम सकते हैं इधर उधर, इसलिए लिक्विड्स फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर प्रेजेंट, इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर लेस होते, इसी के कारण पार्टिकल में जो होता है स्पेसेस होता है, दूर रहते हैं। और यही कारण है दे डोंट हैव डिफिनिट शेप बट हैव डिफिनिट वॉल्यूम। बोर्ड पे स्पेस कम था इसलिए मैंने यहां पर भी लिख दिया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है, थोड़ा बहुत नॉलेज रखना जरूरी है कि पार्टिकल नेचर कैसे होते हैं। उसके बाद ही हम लोग धीरे धीरे मैटर के बारे में आगे जानेंगे, समझेंगे सारा प्रॉपर्टीज को। अब है हमारा गैसेस। तो गैसेस में हमारा कैसा होता है हमारा गैसेस। तो गैसेस को देखते हैं कि इसके पार्टिकल कैसे हैं। तो अगर ये हमारा कोई वेसल है, ठीक है, तो गैसेस के पार्टिकल कुछ इस तरह रहेंगे। ये हमारा पार्टिकल है, ठीक है। तो दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेसेस है वो बहुत ही ज्यादा है, एकदम दूर दूर भागा हुआ है। क्यों? क्योंकि दो पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। अट्रैक्ट नहीं करने की वजह से दूर दूर रहते हैं। और कोई भी वेसल में जब हम गैस को रखते हैं तो वो हर कॉर्नर ऑक्युपाई करता है, पूरा वेसल ऑक्युपाई करेगा उसका पार्टिकल्स। तो और इसी वजह से गैसेस का डिफिनिट शेप नहीं होता है और डिफिनिट वॉल्यूम भी नहीं होता है। तो लिख लीजिए, इंटर पार्टिकल स्पेसेस या फोर्सेस आर वेरी वीक। इंटर पार्टिकल spaces are very large, hence gases have neither definite volume nor definite shape। तो हम लोग जान गए कि गैसेस का पार्टिकल का नेचर किस तरह का होता है। क्या सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, क्या वो इंटरकन्वर्टिबल हैं? क्या सॉलिड से लिक्विड बन सकता है? क्या लिक्विड से गैस बन सकता है? क्या वापस गैस बनने के बाद लिक्विड बन सकता है? क्या लिक्विड बनने के बाद फिर से वापस सॉलिड बन सकता है? यस, बन सकता है। कैसे? देखते हैं। सॉलिड
सॉलिड्स ऑन हीटिंग, हीट देते हैं इसको तो बनता है हमारा लिक्विड। हीट देने पे पार्टिकल जो होता है ना वो दूर भागने लगता है एक दूसरे से, स्पेसेस आ जाते हैं। अब स्पेसेस आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। हाँ, बट वो अमाउंट ऑफ हीट पे डिपेंड है कि कितना डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं। वो हर सॉलिड और हर लिक्विड पे अलग अलग टेम्परेचर उसका डिपेंड करता है। अब लिक्विड, तो लिक्विड पे अगर हम हीट देते हैं तो बनता है हमारा गैस। अब गैस को वापस अगर कूल कर देंगे, रिवर्स प्रोसेस, तो हमारा बन जाएगा वापस से लिक्विड। अगर हीट देते हैं तो गैस बनता है, गैस को अगर कूल करते हैं तो वापस लिक्विड बनता है। रिवर्स प्रोसेस, हीट से पार्टिकल दूर भागेगा, कूलिंग से पार्टिकल वापस अपने जगह पर आना चाहेगा। फिर कूल करते हैं, फिर हमारा सॉलिड्स बन जाता है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं नेचर में, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अब हम केमिकल बेसिस देखेंगे, मैटर क्लासिफाई जो किया गया है केमिकल बेसिस पे, अब उसको हम डील करेंगे। फिजिकल सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सारा पॉइंट्स डील कर लिया, अब केमिकली देखेंगे इसको। तो द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज बेस्ड अपॉन इट्स कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन उसका कैसा है मैटर का, उसके बेसिस पे केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का किया गया है। तो ऑन दिस बेसिस मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो याद करिए कि पहले के अर्लियर क्लासेस में 8, 9, 10th में भी हम लोगों ने मिक्सचर्स को, 7th में भी देखा था हम लोगों ने प्योर सब्सटेंसेस को, मिक्सचर्स को। तो अब हम एक एक करके प्योर सब्सटेंसेस को देखेंगे कि उसमें क्या क्या आता है, फिर मिक्सचर्स। आज के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक जो हमारा प्योर सब्सटेंसेस है उसको हम डील करेंगे, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और सारा पढ़ाई जो इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग करें। तो ये सब बहुत ही बेसिक चीजें थी जो आज हम लोगों ने पढ़ाई की, और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे तो सब यहीं पे समझ में आ गया होगा बोर्ड पे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा।